ओके चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज बहुत कुछ है डिस्कस करने को, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। जो आज का सबसे बड़ा क्यू है टीसीएस के नंबर्स। आज हमको उस पर रिएक्ट करना है। अब मैं हमेशा एक चीज़ लोगों को बोलता हूँ, नंबर्स आते हैं, आप पोजीशनिंग पर ध्यान दीजिए, उसके हिसाब से नंबर्स को एनालाइज करिए हमेशा। टीसीएस की पोजीशनिंग काफ़ी शॉर्ट है, ये तो कल का चार्ट है, इसका एक महीने का चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर, उससे आपको दिखाई दे जाएगा मैं किस तरीके की बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 4227 पर ये आशीष एक महीने का चार्ट है टीसीएस का। 4500 वाला स्टॉक गिर कर करीब 4200 पर आ चुका है। और एक चीज़ मेरा ये मानना है कि नंबर्स इतने ख़राब नहीं हैं जितना स्टॉक ऑलरेडी पचा चुका है शायद। बाकी मार्केट में जो भी होता है हमको उसको रिस्पेक्ट करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम 8% गिर चुके हैं भाव से, मतलब टॉप से 8% ऑलरेडी गिर चुके हैं टीसीएस में। और अगर आज गैप डाउन हुआ तो मेरा ये मानना है कि टीसीएस में बॉटम लगेगा आज, अगर गैप डाउन हुआ तो, क्योंकि आईटी ओवरऑल मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। डॉलर रेवेन्यू ठीक ठाक है। अब आप कंप्लेन कर सकते हैं कि नहीं अमेरिका में इतनी अच्छी नहीं थी, इंडिया रेवेन्यू से ज़्यादा अच्छा मिला, लेकिन जो भी है डॉलर रेवेन्यू ठीक ठाक है। हाँ, मार्जिन ज़रूर थोड़ा सा आपका कम हुआ। मार्जिन 24.9% का अनुमान था, उसके मुकाबले हम 24.1% पर आए, लेकिन डॉलर रेवेन्यू आपका ठीक ठाक था। और मुनाफा जो है वो तो 3.3% बढ़ा है, जबकि आप 1.1% की कट की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। डॉलर रेवेन्यू 2% एक्सपेक्टेशन था, 2.2% आया है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, और पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव, जब मैं बिग स्टॉक्स पर आऊँगा तब डिस्कस करूँगा, बीएफएसआई जो इन कंपनियों का नॉर्मली सबसे बड़ा एक सेक्टर होता है, सबसे बड़ा क्लाइंट होता है, उसकी जो डॉलर रेवेन्यू है वो 1.9% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वर्सेस 0.6%। तो इसका मतलब बीएफएसआई में रिकवरी कंटिन्यू कर रही है। सुबह मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट को मैंने तवज्जो दी क्योंकि उनके एनालिस्ट सबसे ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड एनालिस्ट में से एक हैं स्ट्रीट पर। उन्होंने अपना टारगेट 2% घटाया ज़रूर है, 5200 से 5100 पर ले आए हैं, लेकिन रेटिंग अभी भी उनकी ओवरवेट की है और वो ये मान रहे हैं कि किसी भी बड़ी गिरावट में खरीदारी का मौका होगा। तो इसके लिए सबसे पहले टीसीएस को एड्रेस करना जरूरी था ना। बिल्कुल ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए एक हैवीवेट पॉकेट के लिए क्लियर कट इंडिकेशंस, तो टीसीएस के नंबर्स थ्रो अप करते हुए आगे और भी चर्चा करेंगे इन नंबर्स की। लेकिन हाँ, एमडी साहब का कहना है कि अनसर्टेन सिचुएशंस में भी हमारा बिगेस्ट वर्टिकल बीएफएसआई में साइंस ऑफ रिकवरी नजर आ रही है। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनके बयान है। रखिए रडार पे, अगर आज दबाव के साथ खुल रहा है तो शायद अगर गिरा तो शायद आज बॉटम बना रहा होगा। इतने खराब नंबर्स नहीं और स्टॉक पहले से ही करेक्टेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट संकेत हेडलाइन में मेंशन था, वो फाइनली बीएससी ने तो पहले डिसाइड कर लिया था किसके साथ जाना है, एनएससी ने थोड़ा समय लगाया, लेकिन कल वो अपडेट आ गया। वो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट गए, इन्होंने चूज कर लिया है निफ्टी 50 के साथ, ये भी जाएंगे। अब दोनों के अपडेट्स आ गए। मानो क्या वो जो वीकली एक्सपायरी का खेला होता था, 5 दिन खेलो इंडिया खेलो, अब ब्रेक लगने का समय आ गया है। हार्ड ब्रेक तो नहीं लगा है, लेकिन ब्रेक काफ़ी हद तक लग गया है उसके ऊपर। हार्ड ब्रेक क्यों नहीं लगा वही बताता हूँ मैं। देखिए, पहले तो न्यूज़ बता देते हैं, 20 नवंबर से सिर्फ निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो गई। मेरे ख्याल से आशीष, इस मार्केट में ट्रेडर्स का जो सबसे ज़्यादा भट्टा बिठाया था वो इस वीकली एक्सपायरी ने बिठाया था, क्योंकि रोज़ वीकली एक्सपायरी हो रही थी, तो उसका मतलब रोज़ डेली एक्सपायरी हो गई थी। वीकली को छोड़ दीजिए, अब लोग रोज़ सुबह, और मैंने तो अपने चैनल पे बैन कर दिया था जीरो हीरो। सबसे ज़्यादा जीरो हीरो ने लोगों का बंटा उधार किया। आप अपना लेजर उठा के देख लीजिए। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आप ना कभी भी ना एक टाइम पे अपना लेजर उठा के देखा करिए और देखा करिए किस आखिरकार लॉस हुआ क्यों है सबसे ज़्यादा। उसमें आप नॉर्मली नोटिस करेंगे वो जो आपके जो टेम्पटेशन होती है कि 2 रुपये का ऑप्शन 20 हो जाएगा, वो दो रुपये ले लेके कितने आपने ऑप्शन में पैसा गंवाया होगा। सबसे ज़्यादा पैसा वहीं जाता है, और वही वो हेज फंड्स कर रहे थे। वो अपनी मशीनों के थ्रू आपको वही पैसा आपसे खींच रहे थे बेसिकली। तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, इनकी एक्सपायरी बंद, ये सेबी के सर्कुलर के बाद फैसला आया है। तो जैसे मैं कह रहा था, वीकली एक्सपायरी ने सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स का नुकसान किया था। तो ये एक प्रोडक्ट, क्योंकि
इस प्रोडक्ट से क्या था ना, इस प्रोडक्ट में ना तो कोई हेजिंग है, ना इस प्रोडक्ट में कोई आप डायरेक्शनल, मतलब ये तो पूरा का पूरा गैम्बलिंग थी, पूरी की पूरी गैम्बलिंग थी ये, वो गैम्बलिंग बंद हो गई है। मैं लेकिन एक चीज़ है, अब पता नहीं मुझे उसके बाद ये डिसीजन चेंज होगा या नहीं होगा, या आगे जाके 20 नवंबर के आसपास शायद डेट चेंज होंगी या नहीं होंगी। मंथली एक्सपायरी की डेट्स अभी भी वही हैं। मैं साइट पे जाके देख रहा था, जो फॉर एग्जांपल अक्टूबर की, नवंबर की, और अक्टूबर की तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन नवंबर और दिसंबर की भी मंथली एक्सपायरी की डेट्स अभी भी वही हैं। तो मंथली एक्सपायरी अब क्योंकि एक्सचेंजेस ने फैसला लिया था कि वीकली और मंथली एक्सपायरी का शेड्यूल वही रहेगा। पहले तो मंथली एक्सपायरी थर्सडे को ही होती थी, फिर उन्होंने वो वीकली के साथ अलाइन कर दी थी। तो अब इसका मतलब अभी भी मंथली फिन निफ्टी की ट्यूसडे को, मंथली फिन निफ्टी की वेंसडे को, सॉरी बैंक निफ्टी की वेंसडे को, और मंथली निफ्टी की थर्सडे को। तो अभी भी क्या एक्सपायरी वाले हफ्ते में, लास्ट वीक में, क्या अभी भी रोज एक्सपायरी होगी? इस फैसले को अगर स्पिरिट से लागू करना है ना, इस फैसले को मुझे लगता है कि स्पिरिट से लागू करना चाहिए। अगर इस फैसले को स्पिरिट से लागू करना चाहिए, वैसे हो सकता है ये चेंज होगा अब, क्योंकि अब तो भाई ये वीकली एक्सपायरीज थी, इसके लिए अलग अलग डेट्स थी ना। अगर मंथली एक्सपायरी हो रही है सबकी, तो मंथली एक्सपायरीज हो रही है तो फिर सिर्फ लास्ट थर्सडे होना चाहिए। ये जितनी भी एक्सपायरीज हैं मंथली वाली, ये भी लास्ट थर्सडे को होने चाहिए, वरना आपके पास 4 में से एक हफ्ता तो फिर भी रहेगा जिसमें डेली एक्सपायरीज हो रही होंगी। तो 75% ही हटा होगा, 25% अभी भी बचा होगा। लेकिन अभी टाइम है 20 नवंबर तक आने में। आई थिंक उसके बीच में शायद कोई और सर्कुलर आए और ये चेंज हो जाए। अभी तक तो जो मैं वेबसाइट पर देख रहा हूँ कि मंथली एक्सपायरी जो है वो अभी भी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को है। तो वो लास्ट वीक में अभी भी एक तरीके से टेक्निकली डेली एक्सपायरी होगी, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग था, ये ध्यान नहीं दिया। देखते हैं, अभी कम टाइम है, इस बीच कोई और अपडेट आता है नहीं आता, नहीं तो जिस दिन मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स का समय आएगा उस हफ्ते में, उस हफ्ते शायद फिर 3-4 दिन, 5 दिन कुछ ना कुछ एक्सपायरी सामने शेड्यूल्ड होंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आज हेडलाइन सारी बड़ी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, आपने अपफ्रंट मेंशन करा कि एफआईआईज अभी भी बेच रहे हैं वायदा वगैरह में, उस पर मैं डिटेल में बाद में आऊंगा। लेकिन जब एफआईआईज बेच रहे हैं तो देखिए एसआईपी इनफ्लोज 24,000-25,000 करोड़ रुपए का मंथली इनफ्लो आता हुआ, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, हमारे रिटेल तो जम के डटे खड़े नजर आ रहे हैं। आशीष, आई थिंक आज से 7 या 8 महीने पहले की बात है, आपने यही सवाल मुझसे पूछा था। तब रिटेल की एसआईपी ने 16,000 करोड़ क्रॉस किया था, और 16,000 करोड़ की सिग्निफिकेंस क्या थी? उस 16,000 करोड़ का मतलब था $2 बिलियन, है ना? हमने बात की थी $2 बिलियन। अब आप देखिए 1 बिलियन से 2 बिलियन जाने में कितना टाइम लगा मार्केट को, लेकिन 2 बिलियन से 3 बिलियन आने में कितना कम टाइम लगा। 24,500 करोड़, मतलब पहली बार इतिहास में रिटेल का एसआईपी इनफ्लो $3 बिलियन क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, $3 बिलियन, और ये 3 का $4 बिलियन मुझे लग रहा है उससे भी जल्दी होगा। जब जीएसटी के नंबर्स 1 लाख करोड़ पहली बार क्रॉस किया तो लगा था ना कितना बड़ा नंबर है, उसको 1 का 1.5 और 1.5 का 2 कितनी जल्दी हुआ। तो वो ऐसे ही ये जो होता है ना, ये वेल्थ इफेक्ट होता है, ये अपने आप इस तरीके से नंबर्स बढ़ते रहते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि और आगे जाके इससे ऊपर आएगा। हालांकि एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी, अगस्त के मुकाबले ओवरऑल इक्विटी इनफ्लो थोड़ा कम हुआ। ओवरऑल इक्विटी इनफ्लो 9% कम हुआ है, 38,212 करोड़ के मुकाबले 34,393 करोड़ हुआ है। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। लार्ज कैप में थोड़ा सा कम हुआ है, 2,600 करोड़ से घटकर 1,769 करोड़ पर आया है मंथ ऑन मंथ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी ठीक ठाक निवेश है। स्मॉल कैप में 3,200 से घटकर 3,071 हुआ, लेकिन मिड कैप में 3,054 से बढ़कर 3,100 करोड़ हुआ। तो मिड कैप और स्मॉल कैप पुट टुगेदर अभी भी ठीक ठाक है। ETF में इन्फ्लो कम हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक इसका एक कारण है, आई थिंक थीमेटिक फंड्स में पहले बहुत इन्फ्लो आया था और कई लोगों ने पैसिव इन्वेस्टिंग काफ़ी की थी, वो थोड़ी सी कम हुई है, वो 10,000 करोड़ से घटकर 381 करोड़ रह गई है। लेकिन मैं जिस नंबर पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ वो होती है एसआईपी, क्योंकि एसआईपी आपको बताती है, एसआईपी इन्वेस्टर जो होता है ना, वो सबसे जिसे कहते हैं स्टेबल इन्वेस्टर होता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तभी तो एसआईपी करता है। मार्केट को टाइम करने की गलती नहीं करता वो इन्वेस्टर, और सबसे ज़्यादा पैसा वही बनाता है। ये भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा एसआईपी इन्वेस्टर बनाता है इस मार्केट में या किसी भी मार्केट में, क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता है। तो वो नंबर जो $3 बिलियन के क्रॉस है, वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मार्केट में अभी भी काफ़ी बाइंग इंटैक्ट है। हाँ, ये कितनी बार चर्चा भी हुई थी। वैसे भी इन फंड्स के पास भी खूब पैसा साइड लाइन में, ज़्यादा घबराने का नहीं। बहुत मीनिंगफुल डिप्स भारतीय बाजार में आएंगे नहीं आएंगे तो शैलो करेक्शंस आएंगे और पैसा डिप्लॉय होने के लिए मार्केट्स में उतरेगा, रह के वही दिखता है बार बार। और ये है हमारे एसआईपी इनफ्लोज, ये है हमारे रिटेल के इनफ्लोज, डीआईएस के इनफ्लोज का जलवा।
$3 बिलियन मंथली इनफ्लोज अब हम उस मार्क को पहुंचते हुए। चलिए अब जरा सा आज की स्पेसिफिक संकेत पे आऊं। गिफ्ट निफ्टी दिखाइएगा जरा, थोड़ी सी ठंडी शुरुआत, फ्लैट लाइन कह लीजिए, ऑलमोस्ट फ्लैट शुरुआत, स्लाइटली इन रेड शुरुआत। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, ठीक है, मिला जुला है, लार्जली इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। एशिया में हैंगसेंग बंद है और दूसरा सरदर्द है शांघाई, वो आज भी दबाव में नजर आएगा। अपन को यहां नजर रखनी है, 1.5% वो कमजोर है। यूएस से हैंडओवर ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने थे, उस बीच फ्लैट क्लोज हुआ है। आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट हैं, तो वो भी कंसोलिडेट ही कर रहा है ऐसा लग रहा है मार्केट। आपको हैंडओवर लग कैसा रहा है, कैसे रखूं ग्लोबल क्यूज आज के लिए? देखिए, ग्लोबल क्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेंट। ब्रेंट के भाव में फिर एक बार उछाल आया है। वो अभी भी जो 77 तक आ गया था, वो वापस थोड़ा सा ऊपर आया और अब 70, हालांकि हाई से थोड़ा कूल ऑफ ज़रूर हुए हैं, लेकिन कल रात को 3% के करीब जंप आया है ब्रेंट क्रूड के भाव में, और लगातार ये दूसरे हफ्ते की तेज़ी के लिए तैयार है क्रूड, मतलब वीक ऑन वीक लगातार तैयार है तेज़ी के लिए। और ईरान की कैबिनेट में, इजराइल की कैबिनेट में डिस्कशन हुआ है कि ईरान को जवाब देना है। और जो मैं कह रहा हूँ ना, वीकेंड पर शायद जवाब देगा इजराइल उन कंट्रीज में से नहीं है जो चुप बैठता है, तो वो जवाब देगा, ठीक है। अब मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि उसमें फिर अलग ही डिबेट चल जाती है, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गया एक आंकड़ा। अमेरिका में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स आए हैं। अब जो सीपीआई है, जो इनका इन्फ्लेशन प्रिंट है, अब कहने को वो बढ़कर आया, अब कहने को वो मतलब फरवरी 2021 के बाद का लोएस्ट आंकड़ा है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा है। 2.3% का एक्सपेक्टेशन था, आया 2.4% पर, तो वैसे खैर कम है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। दूसरी चीज़, जो जॉबलेस क्लेम यानी बेरोजगारी का जो डेटा आया है अमेरिका में, वो देखिए आप, एक्सपेक्टेशन था 2,30,000 का, वो आंकड़ा आया 2,58,000 का। और ये जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जिसे हम कहते हैं, ये जो डेटा है, ये 2023 के बाद सबसे ज़्यादा डेटा है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा और ये जॉबलेस क्लेम्स एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा, तो दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट के लिए आपका पॉइंट है कि 25 बेसिस पॉइंट होगा या 50 बेसिस पॉइंट होगा। 50 बेसिस पॉइंट अब आउट ऑफ द विंडो है, 50 तो अब नहीं आएगा, ये मार्केट में बात हो चुकी है। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती जो कुछ समय पहले तक 80% पर आ गई थी, अब वो प्रोबेबिलिटी वापस आ गई है 85% पर। तो ये जो उनका जो सीएमई का फेड वॉच टूल है, उससे ये संकेत मिलता है हमको। तो 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट की प्रोबेबिलिटी है, वो मार्केट के लिए ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक। ये हो गया ग्लोब का हैंडओवर हमारे लिए, और ये 25 बेसिस पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे थे, ये तो आप ऑलरेडी डाइजेस्टेड टाइप लग रहा है ना। 50 के बाद पिछले कुछ दिनों के डेटा, और खासतौर पे वो जॉब्स रिपोर्ट जो आई थी मंथली, उसके बाद 25 की तरफ बढ़ गए, तो मतलब ठीक है ग्लोबल संकेत। अपना अब सेटअप समझने की जरूरत, कुछ हिंट्स, सटल हिंट्स आपने दी थी एफआईएस के कल के डेटा पॉइंट्स रिलेटेड, थोड़ा सा उसी को थ्रेड पे डिस्कस कर लें। आपको सेटअप कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए एफआईएस के ताबड़तोड़ सेलिंग है। अब आप कहेंगे कि नहीं, पहले तो 15,000 करोड़ तो खैर एक एक्सेप्शनल था, 15,000 12,000 के जो नंबर आया था, अदरवाइज 5-6 करोड़ की रोज की सेलिंग हो रही है, ये अभी भी बड़ी सेलिंग है। और अब डीआईएस उतना बाय नहीं कर रहे हैं जितना एफआईएस सेल कर रहे हैं। डीआईएस करीब 1,000 करोड़ कम बाय किया उन्होंने, 3900 करोड़ बाय किया, 4900 करोड़ एफआई की सेलिंग है। और वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए लगातार बार्स में आपको क्लियरली विजिबल है। जितना एफआई सेल कर रहे हैं, एफआई डीआईएस करीब उससे 1000 करोड़ कम बाय कर रहे हैं, एग्जैक्ट 1000 करोड़। पिछले 3 दिन का जो ट्रेंड है वो ये है। तो ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स में लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। इंडेक्स फ्यूचर्स में ओवरऑल 1600 करोड़ की सेलिंग हुई है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1600 करोड़ की सेलिंग हुई है। लेकिन विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ क्लियर है कि बैंक निफ्टी थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बाइंग है, निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग है, और वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। और थोड़ा सा बीच बीच में बैंक निफ्टी में अब थोड़ी सी बाइंग आ रही है। मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन जो लॉन्ग शॉर्ट की बात है ना, वो देखिए आप, कल फिर मार्केट में, कल शॉर्ट नहीं ऐड हुए लेकिन लॉन्ग फिर कटे, 23,700 लॉन्ग कटे और 3,000 शॉर्ट ऐड हुए। तो नेट सिस्टम में फिर 26,000 के करीब लॉन्ग्स, नेट लॉन्ग्स कम हो। वो ग्राफ देखिए आप किस तरीके से गिराइए, ऊपर से जो नीचे आया है लॉन्ग शॉट, और आप उसको टेबल फॉर्मेट में देखिए। अब हम आ गए हैं 1.5 लाख नेट शॉट पर। अब एफआईज रह गए हैं 35% लॉन्ग और 1.5 लाख नेट शॉट इस समय। तो
तो मार्केट नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट हो गया सीधा 10 दिन के अंदर अंदर। इंडिया विक्स कल 4.5% नीचे था। पुट कॉल रेशो कल थोड़ा बढ़ गया, हालांकि एक एक्सपायरी हो गई उसकी वजह से शायद, लेकिन पुट कॉल रेशो आ गया 0.93 पर वर्सेस 0.72। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैन की जहाँ तक बात है, 12th मैन आ गया अब। कल तो टीम पूरी हो गई थी, अब चंबल फर्टिलाइजर बैन में ऐड हो गया। 11 स्टॉक ऑलरेडी थे, तो अभी तो हम सीरीज के मिड पॉइंट में भी नहीं पहुंचे हैं और 12 स्टॉक्स F&O के बैन में, 12 स्टॉक्स। तो मतलब ये आई थिंक इतनी जल्दी 12 स्टॉक्स बैन में पहले कभी नहीं आए होंगे। इस सीरीज में 12 स्टॉक बैन में आए, तो ये थोड़ा सा एक कहने को आप नेगेटिव मान सकते हैं, बट अदरवाइज सेटअप जो है वो ठीक है। मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है, हल्का सा भी ट्रिगर मिल गया तो मार्केट चलेगा। ओके, तो ठीक ठाक ग्लोबल संकेत, ठीक ठाक सेटअप, ऐसे में फिर अप्रोच कर रखा जाए निफ्टी का। कल शुरुआती ट्रेड में एक बढ़िया मोमेंटम पकड़ा था, 150 पॉइंट से ज्यादा का उछाल था, वहीं पहुंचे थे जहां अपना पहला रेजिस्टेंस था 125 के आसपास के जोन। ठंडे पड़े, उसी के आसपास गए जो अपना पहला सपोर्ट था 950 के आसपास के जोन्स। तो जो डिवाइन बातचीत मार्कर्स थे उस पर तो ब्यूटीफुली मूव करता हुआ, लेकिन ऊपर टिक नहीं पा रहा है। आपने कुछ वैलिड आंसर्स मुझे दे, टिक क्यों नहीं पा रहा, तो आप अप्रोच कर रखें इसी रेंज को प्ले आउट करने की कोशिश। रेंज को प्ले आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी आशीष। देखिए, पहले तो सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। 24,800 से 24,850 ये आपका पुट राइटर्स का जोन है, ये नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटा तो मार्केट में थोड़ा पैनिक आएगा और फिर वो आपका जो 24,690 से 24,750 का जो रिसेंट लो है वो इन क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ये टूट गया तो मार्केट बड़ा करेक्शन करेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो फिर मैं आई विल फर्स्ट टू एक्सेप्ट कि वो अप्रोच गलत निकली, बट अभी आने देते हैं उसको। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? पहले 25,100 से 25,150 कल का हाई, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस आपका 25,200 से 25,250। मेरा ये मानना है कि आज आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट के बीच में मार्केट को इंट्राडे में अप्रोच करना होगा। फर्स्ट सपोर्ट के पास खरीदें, फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास बेचें, बस। उसके बीच में जो 100-150 पॉइंट का बैंड है, उसी के 100-150 पॉइंट के बैंड में आपको निफ्टी को अप्रोच करना होगा, और स्ट्रिक्टली इंट्राडे। हाँ, जो लोग पोजीशन कैरी करें, क्योंकि मैं तो साफ बोला हुआ है कि अब आप इस मार्केट में पोजीशन लॉन्ग रह सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे पोजीशनल लॉन्ग लेकर जा रहे हैं तो ठीक ठाक हेजिंग करनी जरूरी है। अच्छा, वीकली एक्सपायरी का खेल खत्म होने से एक अच्छी चीज़ होगी, हेजिंग आ जाएगी मार्केट में वापस प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक ही एक्सपायरी होगी वही मंथ एंड की, तो आप उसको कर पाएंगे। अच्छा, क्योंकि फ्राइडे है और अब निफ्टी की अगली वीकली एक्सपायरी थर्सडे को ही है, तो अगर आप पोजीशनल लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो दो चीज़ें करें। इंट्राडे में 24,700 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, और अगर कैरी कर रहे हैं तो क्लोजिंग में आज क्लोजिंग में पुट जरूर खरीद कर जाएं, क्योंकि 4 दिन का टाइम है अभी आपके पास। तो मंडे को अगर आप आए और बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो पुट आपको हेज कर लेगी। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर नहीं हुआ तो पुट इतनी नहीं गिरेगी, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू रहेगी इसके लिए। तो इसके लिए उस तरीके से हेज करें। वेंसडे के करीब मैं बोलता हूँ कि पुट लेके नहीं हेज करना चाहिए, लेकिन आप फ्राइडे वीकेंड में तो आप पुट लेके हेज कर सकते हैं। तो ये निफ्टी की अप्रोच होगी। हाँ, ये बात सही है, एक पुट लेके हेज कर लीजिएगा वीकेंड की, जो शायद जिसकी चर्चा हुई थी अगर कोई रिस्क आना है मिडल ईस्ट से। तो दूसरा निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक पे कल चर्चा हो रही थी, वो पॉलिसी का दिन था, सेकेंड हाफ में मुनाफा वसूली आ गई, पर ये आपने मेंशन करा था ठीक 100 डेमा पे बंद हुआ था। वहां से कल दमखम तो इसी पॉकेट ने दिखाया, अच्छी मजबूती बनी 500 550 आसपास, और निफ्टी को बढ़िया आउट परफॉर्म करके दिखाया। निफ्टी बैंक में कुछ भरोसा बढ़ रहा है क्या? निफ्टी बैंक भरोसा बढ़ रहा है, और मैं ये बात कल भी कही थी आशीष कि निफ्टी बैंक बेटर प्लेस्ड है। और वो आपने कहा था पॉलिसी के दिन वाला हाई एक बार निकला तो और मजबूती तूल पकड़। हाँ, अभी निकला नहीं है वो, अभी नहीं निकला है, लेकिन पास पहुंचा। हाँ, लेकिन क्लोज अच्छी थी। और जो पॉलिसी के दिन मार्केट बैंक निफ्टी गिरा ना, वो अब क्लियर हो गया कि वो पॉलिसी की वजह से नहीं गिरा था, वो एक्सपायरी की वजह से गिरा था। ठीक है, देखिए, बैंक निफ्टी एक साइन दे रहा है, मुझे सेंस दे रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट का। अब वो ऑब्वियसली हर चीज़ लेवल के हिसाब से होगी। पहले फर्स्ट रेजिस्टेंस 51,700 से 51,800 जो आपके पॉलिसी डे का हाई था, उसे आई थिंक थोड़ा सा ही ऊपर था। और बड़ी रेजिस्टेंस फिर आपको मिलेगी 52,050 से 52,100। वो क्या है आशीष? वो है आपका 20 डेमा। 51,700 से 51,800 में आपका 10 डेमा भी प्लेस्ड है बाय द वे, और 52,050 से 52,100 में 20 डेमा। देखिए, अगर यहाँ से रिजेक्शन आई तो बैंक निफ्टी बड़ा गिरेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी 20 डेमा के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में बड़ी रैली होगी, 1,500-2,000 पॉइंट वाली रैली होगी फिर बैंक निफ्टी में।
इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको स्टॉप लॉसेस क्या रखने हैं, सपोर्ट क्या रखने हैं। पहला सपोर्ट आपका 51,000 से 51,100, वही 100 डेमा जिस पर बैंक निफ्टी बार बार रुक रहा है, कल का लो भी यहीं प्लेस था। उसके बाद 50,500 से 50,900 जो रिसेंट लो था, लॉन्ग रहे। और एक अब आपका नया स्टॉप लॉस होगा सिस्टम में, कल का लो 51,047, थोड़ा डीप है, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि रैली भी फिर 2,000 पॉइंट की हम अप्रोच कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आपको करीब 450-500 पॉइंट का रखना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। परफेक्ट, हो गया भाई, फ्राइडे का अप्रोच तैयार, अपना होमवर्क हो गया है। अब देखते हैं सेशन कैसा प्रोग्रेस करेगा, लेकिन निफ्टी बैंक की रणनीति आप लोगों की स्क्रीन पे। सीनबी सेवास का मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है, झलक दिखा देता हूं उनकी, कुछ ही देर में उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आज